न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि वो सारे सब्सटेंस, ऑल दो सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच, वेदर इलेक्ट्रॉन रिच और नेगेटिवली चार्ज, वो सब न्यूक्लियोफाइल है। जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, वो न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के किसी वीक ग्रुप को हटा देता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान रहा हूं कि ये हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है Rx पे। Rx का मतलब एल्काइल हैलाइड हो सकता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, अगर ये हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। इसको हम यूं और समझ सकते हैं, ऐसे और लेंगे RCH2X यूं ले लेते हैं। ये भी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन यहाँ मैंने क्या कार्बन को शो कर दिया है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, जिससे हैलोजन अटैच है, ठीक है, और अटैक करके और इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा RCH2, और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, Cn हो सकता है, ठीक है, और NO2 ग्रुप हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, तो वो न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा। और X जो है वो X माइनस की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या नेगेटिवली आयन जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हैलोजन को, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस रिएक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो हम कहते हैं SN1, SN1, SN1 से मेरा मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा इसको समझते हैं कि SN1 या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो यूनि मींस होता है वन, ठीक है, तो यानी वो सारी रिएक्शन जिसमें केवल एक रिएक्टेंट जो होता है, ओनली वन रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होती है, ध्यान रखना, इस तरह की जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा कौन देता है, एक्चुअली सबसे ज्यादा इसके लिए जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री की होती है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको मैं अभी समझाऊंगा कि क्यों होती है, लेकिन एक बार पहले इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूं। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन जो है, अच्छा SN1 बताइए, ओके। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में जो हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सपोज CH3, CH3, CH3 एंड X, ये मेरे पास में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, और इसमें आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होता है, यानी ये जो आपके पास में बॉन्ड है X और C के बीच में, ये ब्रेक होगा, और इसके ब्रेक होने से आपके पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और X माइनस इसमें रिलीज हो जाएगा। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पर हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचुरल है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप मैंने बताया कि स्लो होता है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3, 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 और पॉजिटिवली चार्ज ये है, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा और अटैक करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, इट विल फॉर्म CH3, CH3 NOH, यानी 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो हमेशा डिपेंड करती है उस स्टेप पर जो सबसे स्लो होता है।
तो जैसा कि ये रिएक्शन जो है ना वो दो स्टेप्स में हो रही है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड, बट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप जो है हमारे पास वो फर्स्ट वाला स्टेप है। तो फर्स्ट वाले स्टेप में जितने रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि केवल एक ही रिएक्टेंट है फर्स्ट स्टेप में और यही रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जो सबसे स्लो वाला स्टेप है उसमें एक ही रिएक्टेंट है जो रेट को इफेक्ट करता है। और जब हम इसका रेट लिखते हैं, इसको इसके रेट को लिखने का एक मेथड और होता है कि रेट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, तो उसमें हम यस बोलो। एक्चुअली बेटा ये जो रिएक्शन है ना इसकी मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, ठीक है, बट ये जो रिएक्शन है इसकी ऑर्डर जो होती है ना वो 1 है। तो ध्यान रखना कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है ना वो ऑर्डर से डिसाइड होता है, नहीं कि मॉलिक्युलरिटी से। मॉलिक्युलरिटी तो ये बताती है, हाँ यस, मॉलिक्युलरिटी बताती है किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं। अगर किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जैसे 1 2 रिएक्टेंट है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 और 2 हो जाएगी। लेकिन अब इस रिएक्शन को अगर मैं एक ही स्टेप में लिखता हूं, सपोज इसी रिएक्शन को मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, CH3 C एंड X, और फिर इस पर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3C और OH और X माइनस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक ये रिएक्टेंट मिलेगा और एक न्यूक्लियोफिल वाला फाइल वाला रिएक्टेंट मिलेगा। तो यहाँ दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं मुझे इसमें। तो इस वजह से हम कहें कि इसकी जैसे मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना इसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जब आप केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ेंगे आगे आपके आएगा, उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है जो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर केवल एक रिएक्टेंट है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। वैसे मॉलिक्युलरिटी के अंदर यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल वाला, ठीक है। अब इसको हम यूनिमोलिकुलर क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लो, क्योंकि हम यूनिमोलिकुलर इसको फर्स्ट स्टेप के बेस पर बता रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिससे हम रेट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इसको यूनिमोलिकुलर कह रहे हैं। इसमें हमने दूसरे स्टेप को काउंट नहीं किया, ओके। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि अब इस रिएक्शन के अंदर हमने ये देख लिया कि जो एक रिएक्टेंट है जो रेट को अफेक्ट करता है, इस वजह से इसको हम यूनिमोलिकुलर कह रहे हैं। अब हम ये देखें कि ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इस एल्काइल हैलाइड में 3 तरह के हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस तरह की रिएक्शन के लिए और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो ये कार्बोकेटाइन बनाता है। अब कार्बोकेटाइन जो होगा ना वो जितना स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, एक सेकेंड बेटा, उतना OH माइनस उतना स्पीडली इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और उतना स्पीडली अटैक करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है कुछ, लेट मी सी, कौन, तन्मय पूछ रहा है क्या? यस तन्मय बोलो। यस, हाँ, नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है, सुनना गौर से। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें आपके पास 3 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं किसी बैलेंस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। हमारे पास में जो रिएक्शन है ना, एक्चुअली यहाँ पर आपके पास में 2 ही रिएक्टेंट है, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ध्यान रखना, 3 से ज्यादा रिएक्टेंट को कॉम्प्लेक्स काउंट करेंगे और वो फिर मतलब कई स्टेप्स के अंदर होगी। बाकी इसको आप केमिकल काइनेटिक अपन पढ़ेंगे तो इस चीज को अपन डिटेल में लेंगे, इस चीज को कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करें अपन, ठीक है, वो चीज हम कंसीडर करेंगे। हाँ नहीं एक्चुअली एक से ज्यादा स्टेप के अंदर होती है, लेकिन हम लोग क्या होता है कि जो बेसिक डेफिनेशन होती है हमारे पास में एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन जिसमें रिएक्शन इन विच देयर आर 2 और लेस देन 3 मॉलिक्यूल्स, 3 और लेस देन 3 मॉलिक्यूल्स एज अ रिएक्टेंट, तो उसे आप कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और उससे ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं वहां पर तो उसे फिर हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो फिर वो कई स्टेप्स के अंदर होती है, मैंने कहा ना ये चीज क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं वो समझाने लग जाऊंगा तो फिर ये वाला टॉपिक अपना पीछे रह जाएगा।
तो वो चीज हम केमिकल काइनेटिक्स में उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप इसमें बस ये ध्यान रखें कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सबसे, अगर मान लो वो दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसमें जितने रिएक्टेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने आपके पास रेट डिटरमाइनिंग या स्लोएस्ट स्टेप में है, वही उसके ऑर्डर को डिसाइड करते हैं, ठीक है, और वही उसकी रेट को अफेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कह रहे हैं, यूनिमोलिकुलर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है कि मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पर नहीं कहा गया है यहाँ पर। जैसे अगर ओवरऑल देखते हैं तो हम 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम यहाँ जो कंसीडर कर रहे हैं ना, वो इसको फर्स्ट स्टेप के बेस पर बोल रहे हैं यूनिमोलिकुलर। तो इसमें डोंट गेट कंफ्यूज, ये थोड़ा सा इस तरह का टर्म है कि हम लोग ये सोचते हैं यूनि मींस वन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि 3 से ज्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर काउंट होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखी जाती है। लेकिन उसमें एक चीज और ध्यान रखें, उसकी जो रेट होती है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, क्योंकि उसे आप देखते हैं किससे, जो उसका मैकेनिज्म होता है उससे देखते हैं, तो वहां वो मैकेनिज्म डिसाइड करता है यहाँ पर। तो जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ, तो इसके अंदर मान लो मैं इसको 2 स्टेप में कर रहा हूँ, तो 2 स्टेप के अंदर अगर मान लो आप कोई भी रिएक्शन मतलब एक से ज्यादा स्टेप में परफॉर्म हो रही है, तो आप इसको यूं कंसीडर कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेप में अगर परफॉर्म हो रही है, तो उसमें जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होगा, और उसी के बेस पर आप फिर उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं। लेकिन वैसे अपनी एनसीईआरटी के बेस पर बेटा यही है, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें यही है कि दोज रिएक्शंस इन व्हिच देयर आर मोर देन 3 रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसीडर किया गया है, ठीक है। बाकी मैंने कहा ना, अभी हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, इस चीज को अपन ना केमिकल काइनेटिक के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि अभी मान लो मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, तो फिर वो आधी चीज आपको क्लियर है, क्योंकि वो चैप्टर के अंदर अपन काउंट करेंगे उसको, ठीक है। तो यस, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, अब नेक्स्ट स्टेप हम इस बात ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हम अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को कंपेयर करें, कि आपके पास में जो एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है, तो उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी। तो आपको ध्यान होगा, आपने 11th क्लास के अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पढ़ा था, और उस स्टेबिलिटी में आपने इस तरह से पढ़ा था कि CH3 ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का हमने रीजन भी पढ़ा था कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जो उसको ज्यादा स्टेबल कर देता है। इसके अलावा अगर आप 2 डिग्री को लेते हैं, जैसे सी एच थ्री, ये आपके पास 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी जो है वो उससे भी कम है, और अगर 1 डिग्री देखते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी आपको और भी कम मिलेगी, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब है, जो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जैसे जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस पर अटैक सबसे ज्यादा होगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पर सबसे ज्यादा अटैक करेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और जो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है आपके पास, उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए, और 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी आपके पास और भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री उससे कम है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, जैसे ये तो हमने देखा कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री इस तरह से है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, देखिए। एक कंपैरिजन आता है आपके पास एलाइलिक हैलाइड में, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव आयन, सॉरी एलाइड, और एक आ जाता है आपके पास CH3 CH2 CH2 एंड X। अब इन दोनों को देखा जाए तो इसमें अगर पूछा जाए कि which of the following compound is more reactive towards SN1 reaction,
SN1 रिएक्शन के लिए इन दोनों कंपाउंड्स में से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या देखना है, जैसे अभी अपन ने बताया कि रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जब फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन में बनने वाला जो कार्बोकैटायन है आपके पास में वो कितना स्टेबल है। अगर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो उस पर अटैक भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो हमें इसको डिसोसिएट करके देखना है। जैसे फर्स्ट वाले को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को डिसोसिएट करने पर आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपके पास में कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन बोल रहे हैं इसे, ठीक है। दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसका अगर मैं डिसोसिएशन करता हूं तो देखिए आपके पास ये कार्बोकैटायन बन रहा है जो एल्काइल कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि दोनों में से अटैक किस पर ज्यादा होगा। तो फिलहाल तो हमें ये दोनों पर ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम दिख रहा है, इस पर भी +1 है चार्ज है, इस पर भी +1 चार्ज है। लेकिन अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर मैं देखूं इसके अंदर रेजोनेंस होता है तो किस तरह से होगा, तो देखिए रेजोनेंस में क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है नेचुरल है कि ये यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर इस तरह से होता है रेजोनेंस में तो यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब ये दो तरह के स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। तो एक आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर कि CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कहने का मतलब चार्ज जो है ना वो दो जगह पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दो कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ जो अटैक की पॉसिबिलिटी है वो दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी अटैक हो सकता है, राइट साइड से भी अटैक हो सकता है। जबकि यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें नो रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो नेचुरल है कि यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कम है, पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह रहेगा और यहाँ रेजोनेंस की वजह से दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, SN1 रिएक्शन के लिए ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ध्यान रखना SN1 रिएक्शन के लिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो आता है हमारे पास बेंजाइलिक और एरिन के बीच में। इसको रफ कर रहा हूं मैं, यस। तो नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि एक तो बेंजाइलिक हैलाइड होता है, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड CH2X एंड दिस इज एरिल हैलाइड और साथ में मैं ना एल्काइल हैलाइड भी ले लेता हूं, CH3RX ले लेता हूं, RCH2X, ठीक है। इन तीनों को ही कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है इसका क्वेश्चन इसके साथ भी पूछा जा सकता है और एल्काइल हैलाइड के साथ भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है ध्यान रखना बेंजाइलिक हैलाइड ये इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। नाम लिख देता हूं मैं, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज एरिल हैलाइड एंड दिस इज एल्काइल हैलाइड, ओके। तो यहां पूछा जाएगा कि विच इज मोर रिएक्टिव या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, हमें देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए इनकी रिएक्टिविटी देखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। तो अगर मैं यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड को उठाता हूं, देखिए बेंजाइलिक हैलाइड है, इस बेंजाइलिक हैलाइड में सबसे पहला स्टेप हमें पता है इस रिएक्शन में क्या होता है, पहला स्टेप होता है
कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन डिसोसिएशन से, ठीक है। तो जब डिसोसिएशन होगा किसी प्रोटीन मीडियम में, प्रोटीन मीडियम का मतलब होता है जैसे वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, यानी वो सारा मीडियम जो H प्लस आयन को रिलीज कर सके, जो वो इसके डिसोसिएशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जब प्रोटीन मीडियम में रिएक्शन होती है तो इसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन से ये फॉर्मेशन करेगा इस तरह से CH2 पॉजिटिव चार्ज और X माइनस की, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक या बेंजाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है। समझना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है दिस वन, इस कार्बन पर यहाँ हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज हो सकते हैं, जो शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रेजोनेंस कर सकता है। और अगर हम इसका रेजोनेंस देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसका रेजोनेंस देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए कि ये हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, और जब मैं इसमें रेजोनेंस करता हूं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होंगे इस तरफ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जो है ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो गई क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि इसको न्यूट्रल करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, पैरा पोजीशन पर। और यहाँ है और यहाँ ऑलरेडी बॉन्ड बन गया है। अब इसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पर आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से CH2, और यहाँ हमने देखा यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक डबल बॉन्ड नहीं बनाया खत्म हो गया ना, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए ना पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और अब यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर अगर शिफ्ट होते हैं तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो ऊपर वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो यहाँ बना देता हूं मैं, जिसमें हमारे पास CH2 जो है उस पर वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो गया है, पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज भी पूरे रिंग के अंदर घूम गया है। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी CH2 पर भी है, ठीक है, पार्शियली, कभी है कभी नहीं है, और एक आपके पास में ऑर्थो पोजीशन पर भी है, पैरा पर भी है, और यहाँ ऑर्थो पर भी है पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो केवल एक ही कार्बन पर नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर 4 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब कोई अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसके पास कितना चांस है अटैक करने का, बहुत ज्यादा अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ध्यान रखना, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, नंबर 1 रिएक्टिव है ये एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव है और एरिल हैलाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरिल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड, तो उसका रीजन अपन इसमें रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जहां न्यूक्लियोफिलिंग का जो अटैक है वो इजी हो जाता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम क्यों है इसके लिए। तो इसके वैसे 4 रीजंस हैं, वो हम देख सकते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं एक बार। अब मैं एरिल हैलाइड को उठा रहा हूं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एरिल हैलाइड की। तो ये हमारे पास एरिल हैलाइड है, और इस एरिल हैलाइड के अंदर हम देखें तो यस, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इस पीटी फर्स्ट में करे हो क्या? पीटी फर्स्ट में, पीटी फर्स्ट में आप पीटी फर्स्ट में बेटा जहां तक हो सकेगा वो आपके या तो वन वर्ड आंसर आएंगे, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे।
क्योंकि उसमें आपको कम से कम लिखना पड़े, इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट करने की कोशिश करूंगा मैं, कि या तो ऑप्शन वाले होंगे या फिर आप एक वर्ड के अंदर आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, तो उसमें भी आपको इस तरह के रीजंस तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस रीजन से इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, या कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन में ये आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बोर्ड में जैसे बेटा मैंने बताया कि अपनी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आप देखें, जिन जिन रिएक्शंस का मैकेनिज्म अवेलेबल है वो मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। मोस्टली इस साल का अगर आप देखेंगे ना, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको उसको थोड़ा रिव्यू करना, उसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी एनसीईआरटी प्रिपेयर है तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। एनसीईआरटी के बाहर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, आप पेपर्स उठा करके देखें पुराने वाले, तो एनसीईआरटी अगर आपकी स्ट्रांग है ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसमें जो मैकेनिज्म है वो आपको टिप्स पर होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखें आप। ठीक है, ओके। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ये हमारे पास एरिल हैलाइड है। अब एरिल हैलाइड का फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें, जो स्लो स्टेप होता है जिसमें डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये आपके पास में फिनाइल फिनाइल कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन। तो इस फिनाइल कार्बोकेटाइन के अंदर अब आप देखें कि क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ध्यान रखना इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आप देख रहे हैं सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही है, तो यहां पर इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, जैसा हमने बेंजाइल के अंदर देखा था। यस, एक सेकेंड। नहीं, इसकी बेटा और कंडीशंस भी होती है ना भाई, इसके अंदर एक्चुअली मैं सारे रीजंस बता रहा हूँ भाई। एक तो रीजन ये है, जैसे अपन कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए आपके पास में वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर हो, तो यहाँ ऑलरेडी इसके पास में एक पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है क्या हुआ, रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्पेशल कंडीशन होती है कि वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर होना चाहिए, इसमें बेंजीन रिंग के अंदर खास करके, तभी उसमें रेजोनेंस होगा, अदरवाइज उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज ध्यान रखें, पहला रीजन तो मैंने ये बताया, दूसरा ये होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है तो नेचुरल है कि इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब ये जो बना है ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। और जो लेस स्टेबल है नेचुरल है कि वो हेलोजन वापस इसके अंदर आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए उसे, तो अगर इसका डिसोसिएशन होता भी है तो हेलोजन वापस यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर के और वापस एरिल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तीसरा रीजन समझना, थर्ड रीजन क्या है यहाँ पर, कि ये जो हमारे पास एरिल हैलाइड है, ठीक है, इस एरिल हैलाइड के अंदर ही रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहां पर अब जैसे मैंने बताया कि ये, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा करके, जैसे आप देखिए एरिल हैलाइड जो होता है हमारे पास, दिस इज एरिल हैलाइड, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है रेजोनेंस में। मैं यहाँ पर इसको क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में आप देखिए बॉन्ड बनाने के बाद भी क्लोरीन के पास में तीन जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो और जैसा मैंने बताया यहाँ पर क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड के बाद भी आपको यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में ये जब ये जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ Cl के पास आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं वहां नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है, और बाकी बॉन्ड जो है वो एज इट इज है। उसके बाद आगे देखें, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसके बाद बिल्कुल जैसे हमने अभी बेंजाइलिक के अंदर देखा है, इसमें भी रेजोनेंस आगे चलता रहेगा। ठीक है, आगे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो पोजीशन पर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड है ऑलरेडी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ नेक्स्ट डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा।
Cl और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास में, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अगर ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो Cl का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे देगा। तो अब इनका जो लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, और Cl जो है उस पर वापस से आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6 और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है और 3 आपके पास में यहाँ डबल बॉन्ड बन गए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, इन सबको मिला करके एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, तो वो एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप देखिए। वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि Cl और बेंजीन के बीच में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होगा। अब इजीली ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता, फिनाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो Cl निकल नहीं सकता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड से भी कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो 3 नंबर पर है, जबकि एल्काइल हैलाइड जो है वो 2 नंबर पर है। एल्काइल हैलाइड तो अभी अपन देख चुके हैं मैकेनिज्म में। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखें इसका, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है आपके पास में वो है बेंजाइलिक हैलाइड, सेकंड नंबर पर है एल्काइल हैलाइड और थर्ड नंबर पर सबसे कम रिएक्टिव जो है वो है आपके पास एरिल हैलाइड। ठीक है, और एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होने के मैंने रीजन बता दिए, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। पहला रीजन है यहाँ पर कि आपके पास जब X या हेलोजन रिलीज होता है तो बनने वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है रेजोनेंस नहीं होने की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से वो कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं कर पाता, हेलोजन वापस जुड़ जाता है। दूसरा जो है, तीसरा जो है मैंने बताया कि जब इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने से जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं तो इसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो पार्शियली स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्ट्रॉन्ग होने से इसका ब्रेक होना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है, तो इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके, अब एक और इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अगर आपको दिया गया है कि आपके पास एल्काइल ग्रुप तो सेम है, ठीक है, बट आपको जो हेलोजन जो उसमें दिए हुए हैं ऐड करके वो डिफरेंट है, तो उस केस में आप कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव CH3 CH2 Cl एंड वी हैव CH3 CH2 and I, और आपको ये बताना है कि इनमें Cl लग रहा है I से, तो आपको पूछना है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एक बार बताने की कोशिश करें बेटा, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन बताएंगे। बाय रेजिंग हैंड यू कैन टेल द आंसर। यस, हु इज गोइंग टू टेल द आंसर, which should have the more reactivity towards SN1 reaction। यस, बताएंगे कौन, नितेश सिंह राघव। यस नितेश, बता रहे हैं आंसर। एक सेकेंड, यस नितेश, वो बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, क्या बता रही थी बताएं। आवाज में क्या बोल रहे थे बेटा। थोड़ा वॉइस क्लियरिटी कम। हाँ, आयोडीन किसमें जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है, देखो इसमें समझना है इस चीज को कि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है ना वो इस बात पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड कौन सा वीक है,
क्योंकि जो बॉन्ड वीक होगा ना, नेचुरल है कि वो पहले ब्रेक होगा, ठीक है। जो बॉन्ड वीक होगा वो बॉन्ड पहले ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूं तो हमें पता है कि Cl का साइज जो है वो छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है। नेचुरल है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ग्रेटर क्या है, सॉरी स्मॉलर, स्मॉलर है। और जो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, वो इसकी क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है। जबकि यहां पर देखें तो बॉन्ड लेंथ जो है इसकी, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ जो है वो तो इसकी क्या है, ग्रेटर है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो इसकी कम है, लेस है। तो इसलिए क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो ये पहले ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इजीली करेगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि आयोडीन बड़े साइज का होता है और क्लोरीन छोटे साइज का होता है, तो इसका बॉन्ड बड़ा होता है। और जो बड़े बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड विच आर लार्जर इन साइज दे आर वीक। लार्जर जो बॉन्ड होंगे वो वीक होंगे और इजीली ब्रेक हो जाएंगे, और इजीली ब्रेक होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन इजीली बनाएगा और फिर इस पर अटैक भी फास्ट होगा। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू एथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये देख लिया है SN1 रिएक्शन के बारे में। तो कल अपने वैसे 2 पीरियड है, तो इस वीक के अंदर क्या है, पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। इसमें कुछ पोर्शन हटा भी दिया गया है, ठीक है ना। लास्ट के जो, मैं क्योंकि आप याद कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, आप जैसे लर्न कर रहे हैं तो कभी उसे नहीं कर रहे। जो लास्ट में आपका डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड और टेट्रा हेलाइड वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, जो इस चैप्टर के लास्ट में DDT, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो दिए गए हैं इनको नहीं करना है, ठीक है। वो टॉपिक्स जो है आपके CBSE में से हटा दिए गए हैं। आपके केवल एरिल हेलाइड और एल्काइल हेलाइड को भी मोनो हेलाइड दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। यस बोलो बेटा। हाँ बोलो। हाँ टाइम टेबल बेटा अभी हमें भी मिला नहीं है, भी हमने कहा है वैसे तो शायद आज आज या कल में आ जाएगा, तो फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी सिलेबस तो आपको पता ही है, पढ़ना स्टार्ट कर दें कि 20th के आसपास है, ठीक है ना। आ जाएगा, आज कल में आ जाएगा टाइम, ठीक है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।